हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हम हर रोज़ 6 बजे 6 पीएम पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन ऑन कर देना एंड डू कमेंट कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। First and foremost, Delhi police registers FIR against Mahua Moitra for derogatory social media post on NCW chief। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो NCW की फुल फॉर्म क्या है और दूसरा NCW की चीफ कौन है। ये PYQ भी रह चुका है, इस साल बहुत सारे पेपर्स में आया, तो अब दोबारा से इंपॉर्टेंट हो गया। महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्या कहा कि FIR commenting on a social post related to NCW chief Moitra had written on X, that is Twitter, she's too busy holding up her boss's pajamas on July 5। तो मतलब it kind of a sexual derogatory comment। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि क्या बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली पुलिस रजिस्टर्स FIR अगेंस्ट महुआ मोइत्रा। ठीक है ना, महुआ मोइत्रा हुज अ Trinamool Congress MP। She is the same person who is also in cash for question scam. She took money to ask some questions in the court, which is not allowed. तो FIR for derogatory, for गलत comments, derogatory social media post on NCW chief। ठीक है ना, अब NCW के स्पेलिंग क्या होते हैं? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, चीफ कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा तो याद करना इजी है, रेखा शर्मा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने किसके अगेंस्ट FIR फाइल करी है? मोहिया मोइत्रा के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जिट पोल। अब यहाँ पर हम बार बार राइट और लेफ्ट की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि फ्रांस के अंदर, हम नहीं न्यूज़पेपर वाले कह रहे थे कि राइट जो है वो पावर में आ सकती है, अब कह रहे हैं लेफ्ट में आ सकती है पावर में। तो जब इलेक्शंस हो जाएंगे, जो प्रेसिडेंट बन जाएगा उनका नाम हम याद कर लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A law around low carbon climate resilient development। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? मीन्स एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स। जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लें प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन जल्दी से निकल आए, डिफिकल्टी से जल्दी से निकल आए। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना लॉ लेकर आना बहुत ज़रूरी है। जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए कि जो गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है हर चीज़ के अंदर, उसमें क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड अ राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रही है, पेपर में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। UGC नेट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पर अब ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जजमेंट में कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने MK रंजीत सिंह नहीं है, सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज recognized a right to be free from adverse impacts of climate change। कि हर किसी की ये फंडामेंटल राइट है कि वो क्लाइमेट चेंज के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स क्या, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे वो बच सके। ये उनकी क्या है? फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट कहाँ से सोर्स हो रही है? डिराइव्ड फ्रॉम राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 एंड राइट टू इक्वालिटी। ठीक है ना, तो ये हमारी फंडामेंटल राइट है। वो कह रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं, अब एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के क्या है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, हीट वेव्स, ठीक है, गर्मी इतनी ज़्यादा, फ्लड्स, हर साल फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, पानी की कमी होना, वाटर जो है लेवल कम जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल नॉट अवेलेबल, ये सारे क्लाइमेट चेंज के, ड्रॉट आ रहा है, सूखा पड़ जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, ये सारे क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इनसे बचने का राइट जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो हर किसी का है। ठीक है, तो ये जजमेंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। उसके बाद सोर्सिंग इट फ्रॉम, ठीक है, आर्टिकल ऑन द पेज। अब ये कह रहे हैं कि पहले में हमने आर्टिकल लिखा था 1 जुलाई 2024 को। अब जो NLSAT वाले हैं कृपया इस चीज़ को ज़रूर पढ़ें। SLS पुणे जो 3 ईयर वाला दे रहे हैं वो भी ज़रूर पढ़ें इसको। We argued that while this is indeed an important step in establishing climate jurisprudence in India, it raises the very important question of just how the right will be protected. अब यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बहुत है तो बहुत इंपॉर्टेंट, jurisprudence is law, climate jurisprudence is law related to climate, ठीक है ना। तो इसमें वो कहते हैं कि पर इसको बचाएंगे कैसे, मतलब ये कैसे इंश्योर करेंगे, उस पर इन्होंने पूरा डिस्कशन किया है। अर्लियर वी हैड सजेस्टेड दैट द पैचवर्क ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन वुड फॉल शॉर्ट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जुडिशरी अगर अपनी जजमेंट्स देती रहती है हर चीज़ के ऊपर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो वो कह रहे हैं कि हमने पिछले आर्टिकल में कहा था कि ये एक अच्छा सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अर्लियर वी हैड सजेस्टेड दैट पैचवर्क of judicial intervention would fall short of encompassing and systematic approach climate change requires. There is therefore a strong case of climate legislation. अब वो क्या कह रहे हैं कि instead की judgments of court जो है वो different issues of climate change पे बात करें, क्यों ना एक act लेकर आया जाए, एक law लेकर आया जाए, जिसको वो legislation is law, वो कह रहे हैं लेजिस्लेशन लेकर आया जाए इसी पॉइंट पर, बट ओनली इफ इट इज टेलर टू द इंडियन कंटेक्स्ट। अगर वो इंडिया के हिसाब से उसको बनाया जाएगा तभी वो बेनिफिट करेगा। प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट बट ऑल्सो चैलेंज फॉर द न्यू गवर्नमेंट। अब वो चैलेंज भी है, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, इंडिया के हिसाब से बना हुआ हो तो फायदा होगा। प्रिपेयरिंग इंडिया टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एड्रेस इट्स इम्पैक्ट रिक्वायर्स नथिंग लेस देन रीओरिएंटिंग डेवलपमेंट टुवर्ड लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हर चीज़ को जब भी आप कर रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो, तो उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखना चाहिए। Any law that attempts to take this on must ensure these objectives are internalized in routine decision making, कि day to day decision making में आप climate change को याद रखो। What we arrive at then is a law that helps navigate developmental choices. It must create the basis for thoughtful decision making toward achieving a low carbon, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है इस टाइम पे वर्ल्ड में, हमें इसको किसी तरह से कम करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सिटीज़ आर स्टिल ग्रोइंग। इंडियन सिटीज़ आर स्टिल ग्रोइंग का क्या मतलब है, हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से उठ के अर्बन में आ रही है, मतलब गांव से उठकर सिटी की तरफ जा रही है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं रूरल से अर्बन में, और वो अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। Still growing and changing rapidly, what could low carbon climate resilient cities of the future look like, and what levers exist to shape those cities? How can city planning minimize the risk of floods and vulnerability to heat waves? अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप जब सिटी प्लान कर रहे हो तो आपको दिमाग में रखना है कि कैसे आप लोगों को फ्लड से बचा सकते हो, कैसे आप हीट वेव से बचा सकते हो, कैसे आप कार्बन की जो कार्बन का आउटपुट है वो कम कर सकते हो, ये सब। हाउ शुड ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी मेट थ्रू टेक्नोलॉजी शिफ्ट सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑप्शन। तो ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं आपको दिमाग में रखना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ शुड बी क्रिएटेड, वो कह रहे हैं कि लॉ भी क्रिएट होना चाहिए। एक सजेशन भी दे रहे हैं कि क्लाइमेट कैबिनेट बना देनी चाहिए जो कि कोर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होना चाहिए, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होने चाहिए जो कुछ ऐसी सी स्ट्रैटेजी बताएं। अब जिन्होंने ऐसे राइटिंग करनी है वहाँ पर वो बार बार कहते हैं कि सुजेशंस दे सको, तो आप ये सुजेशन भी कॉपी कर सकते हो अपनी ऐसे नोटबुक में। एंड अगर आपको क्लाइमेट चेंज पे कोई ऐसे लिखने को आता है तो आप ये सुजेशन भी कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर सकते हो, राइट। तो अगर हम नोट्स में देखें तो हमको ये जजमेंट का नाम जो है याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे MCQ वाले क्वेश्चन हो चाहे ऐसे राइटिंग हो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें विंड्स ऑफ चेंज की। विंड्स ऑफ चेंज क्या है, ईरान के अंदर नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, मसूद पेजिशकियन, ठीक है ना। तो मसूद पेजिशकियन जो हैं वो एक रिफॉर्मिस्ट हैं, हमने बात करी थी कि वो चेंज के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जो कहते हैं जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलो, पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। रिफॉर्मिस्ट जो हैं वो नए ज़माने के अकॉर्डिंग चेंज लेकर आना चाहते हैं। तो ईरान के प्रेसिडेंट चेंज हो गए, इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में इन्होंने किसको हराया ये हमने कल लिख लिया था, इसको फिर भी एक रीडिंग दे देते हैं फटाफट। द विक्ट्री ऑफ मसूद पेजिशकियन, अ रिफॉर्मिस्ट हु अपोजेस मॉरल पोलिसिंग ऑफ वुमेन एंड कॉल्स फॉर एंगेजमेंट रादर देन confrontation with the West in Iran's presidential runoff shows that the Islamic Republic, plagued by economic woes and social tension, is still capable of springing a surprise. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनकी ओपिनियन क्या है।
ठीक है ना, जो अब हमने कल पढ़ा था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो सिर्फ। महासा अमीनी वाला केस पढ़ा था जो हुआ था ईरान के अंदर, कि बिकॉज उस लड़की ने हिजाब जो है वो अच्छे से नहीं डाला हुआ था, शी वॉज अरेस्टेड बाय मॉरल पुलिस। एंड जो मॉरल पुलिस है, मॉरलिंग पुलिस है, मॉरलिटी पुलिस है, उन्होंने मॉरल पुलिस करके अरेस्ट हुआ था, एंड शी डाइड इन कस्टडी, इनकी कस्टडी में वो मर गई। क्यों मरी वो? क्योंकि एक उसने हिजाब ढंग से नहीं डाला था हिजाब, बट ढंग से नहीं डाला था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। सो देवर प्रोटेस्ट नॉट ओनली इन ईरान बट वर्ल्ड ओवर प्रोटेस्ट हुई थी इसके अगेंस्ट, ये बहुत गलत है। वो एक यंग बच्ची थी 21-22 ईयर्स की। तो उसके अंदर अब जो पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में, वो कंजर्वेटिव थे कि आपको ये करना है, रिलीजन जो है पूरा मतलब मानना है, नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा। पर जो ये नए वाले प्रेसिडेंट आए, ये ऐसे नहीं है। इनका कहा जा रहा है कि ये क्या है, मॉरल पुलिसिंग ऑफ मॉरल पुलिसिंग ये होता है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। एक चीज़। दूसरी बात, ये वेस्ट के साथ, अब वेस्ट क्या होता है, वेस्ट इज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, यूरोप, ये सारी कंट्रीज के साथ, जैसे जो कंजर्वेटिव हैं वो इनके साथ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, इनके साथ लड़ना चाहते हैं। बट ये जो है, ये डायलॉग, ये बातचीत करना चाहते हैं, जो नए वाले हैं ये बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। ठीक है। अनटिल अ फ्यू मंथ्स अगो ईरान एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर and judiciary was controlled by so-called principalists conservative who were opposed to reforms। ठीक है। वो कह रहे हैं कि पहले जो था ईरान को कौन रूल कर रहे थे, कंजर्वेटिव, जो रिफॉर्म्स, जो चेंज नहीं चाहते थे। द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो सॉ प्रोटेस्ट, स्टेट रिप्रेशन, बहुत सारी प्रोटेस्ट भी देखी। ठीक है। इसके बाद अब इलेक्शंस क्यों? क्योंकि इब्राहिम राइसी जो कि प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। ठीक है। When this candidacy was cleared by Guardian Council, now this is very important। हमने कल ही बात किया था कि ईरान के अंदर कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। याद रखना है, थियोक्रेटिक में किसकी चलती है, क्लर्जी की चलती है। क्लर्जी कौन होते हैं, हेड ऑफ रिलीजन, हेड ऑफ जो रिलीजन होते हैं उनकी चलती है। ठीक है ना। तो वहाँ पे थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है। तो अब थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर अगर आपको कैंडिडेट, आपको इलेक्शंस में रन भी करना है तो क्लर्जी अप्रूव करती है, गार्डियन काउंसिल जो है वो अप्रूव करती है। ठीक है। ईरान रिफॉर्मिस्ट कोलिएशन विच हैड बीन वीकेंड आफ्टर बैक टू बैक इलेक्टोरल सेटबैक्स, जो वहाँ के रिफॉर्मिस्ट कोलिएशन, जो वहाँ के रिफॉर्मिस्ट ग्रुप थे, पॉलिटिकल पार्टीज थे, वो बहुत वीक पड़ चुकी थी, बिकॉज हर इलेक्शन में मोस्टली वो हार जाते थे। बट जैसे ही मासूद जो है उनको कैंडिडेट क्लैरिटी मिली, उन्होंने उनको बैक किया। मिस्टर खतामी एंड हसन रूहानी, मॉडरेट क्लरिक एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम 2013 to 21 इंडोर्स्ड हिम। तो ये जो पुराने प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया, कहा कि हाँ सही है। इन जुलाई 5 रन ऑफ का मतलब पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, 3 से 4 जो लोग थे उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए अपनी खड़े हुए वो, बट किसी को भी क्लियर कट वोट्स नहीं मिले। फिर जो टॉप के 2 थे उनके बीच में कंपटीशन कराया, तो उनमें से ये टॉप पर आए हैं, उनको 53.6% वोट मिली है। सैयद जलाली को हरा के, सैयद जलाली जो थे वो एक कंजर्वेटिव थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें नोट करना है, ये सब कुछ तो हमने नोट कर लिया था, ये मैं बॉक्स में डाल रही हूँ। जो हमने नोट नहीं किया था, हमने नोट नहीं किया था ये कि कैंडिडेसी was cleared by गार्डियन काउंसिल। मतलब वहाँ पर ऐसे हर कोई नहीं कैंडिडेट बन सकता प्रेसिडेंट के लिए, गार्डियन काउंसिल जो है वो अप्रूव करती है। ये थियोक्रेटिक है इसलिए, तो गार्डियन काउंसिल ने अप्रूव किया। ठीक है। उसके बाद ये जीत गए हैं। अब ही ऑल्सो बैक्स डायलॉग विद द वेस्ट, डायलॉग मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, ही बैक्स की हाँ बात करेंगे वेस्ट के साथ, टू रिवाइव 2015 न्यूक्लियर डील। 2015 न्यूक्लियर डील के बारे में हमने बात किया था कि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए, सैंक्शंस मतलब रोक टोक लगी हुई है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते हो कंट्रीज़ के साथ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं। अगर ये न्यूक्लियर हो जाते हैं बहुत दिक्कत हो जाएगी इसराइल के लिए, यूएसए के लिए, तो इसलिए इनकी ट्रेड जो है बहुत बंद कर रखी है। पैसा नहीं आएगा तो न्यूक्लियर कैसे होंगे, पैसा तो चाहिए। तो अब ईरान जो है उसने 2015 में एग्रीमेंट किया था कि जो भी हमारा न्यूक्लियर का सामान है वो हम बाहर दे देंगे और सैंक्शंस जो है हमसे हटा दिए जाएंगे, जिससे कि हम ट्रेड कर पाएंगे। 2018 में यूएसए जो है ये डील से भाग गया था। तो अब ये जो प्रेसिडेंट बने हैं ये डील करवाना चाहते हैं, ही इज़ इंटरेस्टेड इन द डील। तो कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो इजराइल हमास की वॉर चल रही है, ठीक है ना, उसके अंदर जो हमास के पीछे खड़ा था वो कौन खड़ा था, ईरान खड़ा था।
अब अगर ईरान में एक प्रेसिडेंट ऐसा आ जाता है जो डायलॉग करने को तैयार है, ठीक है ना, ईरान में एक प्रेसिडेंट ऐसा आ जाता है जो मे बी इन सब चीज़ों को बैक ना करे, तो क्या हमास की जो पोजीशन है या जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो बैक कर रहा था ईरान, क्या वो बैक हो पाएंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर अब बात कर रहे हैं ये ANRF बिल के बारे में, जिसके अंदर इंडिया जो है रिसर्च के अंदर जाना चाहता है। तो 2023 में बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास्ड अनुसंधान अनुसाधन अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, मार्किंग अ हिस्टोरिक स्टार्ट टू द इनिशिएटिव टू सीड, ग्रो एंड फैसिलिटेट रिसर्च इन इंडिया। रिसर्च बहुत ज़रूरी है। बाहर के कॉलेजेस क्यों सक्सेसफुल है, यूनिवर्सिटीज़ क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने इस चीज़ पे स्टडी किया, उस चीज़ पे स्टडी किया, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, प्रोफेसर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ जो है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में तो थोड़ी बहुत चल रही है, बट जो बॉटम यूनिवर्सिटीज़ है, इवन मिडिल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर इतनी प्रेवलेंट नहीं है, जो कि होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री चाहती है कि कोई, अब इंडस्ट्री जो है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उनको पता है कि आज की नीड क्या है, ठीक है ना, बट उसके ऊपर मे बी वो रिसर्च करवाना चाहते हो कि ये कैसे बनेगा, कैसे कर सकता है। रिसर्च का टाइम किसके पास है? यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो परफेक्ट हैं, क्योंकि बाहर भी ये मॉडल फॉलो किया जाता है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है, इंडस्ट्री अपनी नीड जो होती है वो रिसर्च की बता देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हैं वो इस रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं और उनको अच्छी खासी फंडिंग भी मिलती है। अब ऐसा ऐसे ही कुछ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल के थ्रू इंडिया में होना चाह रहा है, इंडिया करना चाह रहा है। तो 2019 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRP प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सप्रेसली मेंशन दैट ग्रोइंग आउटस्टैंडिंग रिसर्च सेल्स already existed at state university is one of the NRC top priority. The scientific community welcomed the bill and also hope that NRF would provide much needed breathing space for Indian academia, Indian education industry को फॉर रिसर्च फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है रिसर्च में उससे फ्री होकर के ये कुछ रिसर्च कर पाएंगे, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग अ फंडिंग बूस्ट एंड चांस टू वर्क टुगेदर। मतलब यहाँ पर इसका एम क्या है बिल का, कि बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट काम कर सके और रिसर्च जो है इंडिया में हो सके। Recently, it announced a 15-member governing board and a 16-member executive council which lack representation from organizations the NRF envisioned aiding and facilitate. अब यहाँ पर ये हमें क्या अपडेट दे रहे हैं, हम इसके बारे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो है, मतलब कौन हेड करेगा, कौन कितने लोग मेंबर्स वगैरह जो हैं ANRF के, वो डिफाइन करे गए हैं। और जो एडिटोरियल जिसने लिखा है उसको ये लग रहा है कि ये जो इन्होंने मेंबर्स बनाए वो सही नहीं है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जितनी होनी चाहिए थी उतनी लोगों की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ANRF एम्स टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी, इवन एक्नॉलेजिंग दैट मोर देन 95% ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया। The board and the executive council do not have any members of central or state universities. अब ये कह रहे हैं कि इनको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो इंडिया का है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में है, फिर भी इनमें से कोई भी मेंबर को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। In addition to the principal scientific advisor, they are represented by people who are usually in any high-powered committees of Government of India, secretaries from all, मतलब वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल जो लोगों को इंक्लूड करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। The lack of adequate industry representation and diversity is one of the most glaring omissions. अब ये क्या कह रहे हैं, omissions मतलब जो करना चाहिए था नहीं किया। वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में से जिन लोगों को ऐड करना चाहिए था, जो मतलब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और इनमें है, इनमें से लोगों को उठा करके ऐड करना चाहिए था। इन्होंने सोल इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रमेश टी वधावनी है, इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन बेस्ड ऑन सिलिकॉन वैली US एंड द सोल वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इज द सेक्रेटरी ऑफ DSIR। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडियन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन वाला देने वाला कोई भी नहीं है, विच इज अगेन नॉट राइट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि क्योंकि कॉम्पोजिशन हुआ है, मेंबर्स बने हैं, मस्ट फंक्शन अनलाइक एनी अदर करंट डिपार्टमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर हमें इसको अलग तरह से फंक्शन करवाना है तो इसके अंदर हमें अलग लोग भी डालने पड़ेंगे। तो लिखते हैं इसके, सबसे पहले लिखेंगे कि बिल कब कि ये लॉ कब बना, ठीक है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, फर्स्ट पॉइंट, passed by both houses in 2023। 2023 में दोनों हाउसेस ने पास कर लिया था। एम क्या था, टू स्टार्ट
initiative to seed, grow and facilitate research in India, especially in Indian universities and colleges। ठीक है ना, स्पेशली ये कहाँ पर किया गया, एम क्या है इसका, एम इज टू स्टार्ट, एम क्या है इसका, टू स्टार्ट इनिशिएटिव टू, की रिसर्च जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हो, जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये भी एक लिख सकते हैं, कनेक्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसर्च। ठीक है ना, ये एम है। ठीक है, अब इसके अंदर चौथा पॉइंट क्या बन रहा है, तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, चौथा। ठीक है ना, मेंबर्स अनाउंस्ड, अब इसके अंदर अनाउंस्ड 15 मेंबर गवर्निंग बॉडी एंड 16 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है ना, प्रॉब्लम, एडिटर थिंक्स प्रॉब्लम एज नो representation from state universities और Indian industry ठीक है ना, तो हमने उसके ओपिनियन ही लिख ली कि उसको ये प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, तो ये है, अब इसके अंदर हमने ये सारा लिख लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये बिल कब आया, 2023 के अंदर पास हुआ ये बिल, क्यों, एम क्या था इसका, ये भी एम ही है। अभी क्या अपडेट हुई है, 15 मेंबर गवर्निंग बॉडी है, मेंबर इंपॉर्टेंट है, और 16 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, वो ये है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। पहले 4 में से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये वाला हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम इसको पढ़ के हो रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अगर बात करें लोकसभा में तो बढ़ गई है रिप्रेजेंटेशन। अगर हम पहली लोकसभा में बात करें तो 22 वुमेन एमपीज थी आउट ऑफ 489। ठीक है ना, अब जो है 2024 में 74 वुमेन है आउट ऑफ 543, 13.6% वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, विच इज़ गुड। ठीक है ना, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। ठीक है ना, अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा की बात करें तो फर्स्ट लोकसभा में 22 वुमेन एमपीज थी, जिसमें परसेंटेज आउट ऑफ 489 परसेंटेज बनती है 4.5%। ठीक है ना, और जो 18th लोकसभा है उसके अंदर 74 वुमेन एमपीज हैं। ठीक है ना, आउट ऑफ 543। ठीक है, और 13.6% वुमेन की परसेंटेज है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, परसेंटेज में भी क्वेश्चन आ सकता है, नंबर में भी आ सकता है। 18th लोकसभा फर्स्ट का भी पूछ सकते हैं, नंबर में भी और परसेंटेज भी और वैसे भी। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, इवन टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स भी ये पूछ सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर कवर हो गया आपके। उसके बाद व्हेन आर रिमार्क्स एक्सपंज्ड, एक्सपंज्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपंज्ड इज अ लीगल प्रोसेस दैट रिमूव्स अ क्रिमिनल कन्विक्शन। मतलब अगर किसी का कोई क्रिमिनल चार्ज, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, प्रूवन गिल्टी, कोई प्रूवन गिल्टी हुआ उसका बिल्कुल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देना, जितना कुछ भी है, अरेस्ट हुआ था, कुछ भी है, वो बिल्कुल मिटा देना, खत्म कर देना। एक्सपेंशन इज रिमूवल ऑफ अ रिकॉर्ड, जो भी किया। ठीक है ना, रिमूवल ऑफ सम रिकॉर्ड। ठीक है ना, इंटायर रिकॉर्ड रिलेटेड टू अ सिचुएशन और समथिंग। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में भी एक्सपंक्शन होता है। ठीक है, कैसे होता है, पार्लियामेंट मेंटेन्स वर्बेटिम रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट इज स्पोकन। पार्लियामेंट में जो भी कुछ बोला जाता है उसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, प्लेस ड्यूरिंग, जो भी प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग होता है। वाइल आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर सर्टेन प्रिविलेजेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट ऑन एमपीज,
It is subject to other provisions of Constitution and the rules of the House. On the orders of the presiding officer, that is chairman in the upper house and speaker in the lower house, words, phrases and expressions which are deemed defamatory, indecent, unparliamentary, undignified are deleted from, expunged from records. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो भी बोला जाता है प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग, वो रिकॉर्ड किया जाता है, वो उसके डिटेल्स प्रोसीडिंग्स का जो है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपंक्शन इन पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक्सपेंशन पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करें। एक्सपेंशन इज रिमूवल ऑफ अ रिकॉर्ड, ठीक है ना, रिमूव करना कोई रिकॉर्ड, और लीगली रिमूव होता है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले पार्लियामेंट मेंटेन्स verbatim record of everything that is spoken and takes place during, लिखा जाता प्लेस ड्यूरिंग, उसका पूरा वर्बेटम लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना। बट इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर of both houses have power to delete defamatory or indecent words from record, ठीक है ना। मतलब ये जो इनको लगता है कि सही चीज़ें नहीं है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो रिमूव भी करवा सकता है उनको, ठीक है ना। अब ये पावर की बात आ जाती है कि पावर किसके पास है, एक्सपेंशन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास, जो कि स्पीकर है लोकसभा में और वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन इन द अपर हाउस, स्पीकर इन द लोअर हाउस, ठीक है। फॉर दिस पर्पस द लोकसभा सेक्रेटरीट मेंटेन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। इसके लिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की लिस्ट है, अगर वो है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री एटिकेट विच आर लेड आउट टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड डेकोरम, ठीक है। पार्लियामेंट्री एटिकेट्स भी हैं कुछ कि डेकोरम मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए पार्लियामेंट में ये लिखे गए हैं। व्हेन द चेयर होल्ड्स दैट अ पर्टिकुलर वर्ड और एक्सप्रेशन इज अनपार्लियामेंट्री, इट शुड बी इमीडिएटली withdrawn without any attempt to raise any debate over it. Words or expression held to be unparliamentary and ordered to be expunged from by the chair are omitted from the printed debates. जो printed debates होते हैं उसमें से निकाल दिया जाता है। The chairperson and speaker are vested by the power of expulsion under Rule 261(380) of the procedure of Rajya Sabha and Lok Sabha. If the chairman is of the opinion that a word or words have been used in debate which is or are defamatory, indecent, unparliamentary, वो जो है वो प्रोसीडिंग्स में नहीं ऐड होंगे, ठीक है। एक्सपंज पोर्शंस आर मार्क्ड बाय एस्ट्रिक को मार्क करके कर दिया जाता है और लिख दिया जाता है एक्सपंज एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर, ठीक है। तो ऐसा ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये है, तो ये हमने लिख लिया, तो ये है एक्सपेंशन पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं होती, रूल्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से डिराइव होती हैं ये पावर जो है, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी याद रखना है हमें। और ये पावर किसके पास है, इनके पास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास। उसके बाद आगे चलेंगे। अब केरला जो है, केरला स्टेट हायर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो क्या लेकर आया है, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर FIUGP इज फॉर्मुलेटेड विद द स्टूडेंट सेंट्रिक। अब यहाँ पे वो क्या लेकर आए, 4 years की ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आए हैं केरला वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स विल हैव अ चांस टू डिटरमिन देयर सेमेस्टर वाइज एकेडमिक लोड। तो यहाँ पे केरला स्टेट हाई फ्रेमवर्क फॉर इज फॉर्मुलेटेड बाय स्टूडेंट्स अप्रोच, इट ऑल्सो अलाउज अ स्टूडेंट टू मूव फ्रॉम वन डिसिप्लिन टू अनदर। तो यहाँ पे केरला लेकर आया है 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे केरला स्टेट हायर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर आए हैं। अब यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनेगा, कौन लेकर आया 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री, कौन सी स्टेट, केरला लेकर आई है,
ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो 3 साल की डिग्री लेकर जाएगा, जो 3 years की डिग्री लेके जाएगा, तो प्रोग्राम ऑफर्स 3 pathway options for the 3-year undergraduate degree. Students who wish to exist after 3 years will be awarded an undergraduate degree in the major discipline. ठीक है, a 4-year undergraduate honors degree in major discipline will be awarded to those who complete 4-year degree program with specific number of credits. एक मिनट, ये ना पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसका कल करेंगे, इसकी पूरी मैं कल पूरा ही लेकर आऊंगी। इसमें से कुछ मिसिंग है, आई थिंक 5 year का भी है इसमें कुछ। चलो ये कल पढ़ेंगे, ठीक है, अभी छोड़ते हैं इसको। व्हाट इज इंटरनेट आर्चीव एंड व्हाई इज इट फेसिंग बैकलैश फ्रॉम बुक पब्लिशर्स। अब इंटरनेट आर्काइव क्या था, यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती थी पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते थे। अब जिन्होंने बुक पब्लिश करी है उनकी बुक्स बिकनी बंद होगी, लोगों ने ऑनलाइन पढ़नी स्टार्ट कर दी, तो इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा रहा है। अब इंटरनेट आर्कीव, अ नॉन प्रॉफिट दैट aims to dignitize, preserve, lend and share multimedia content is embroiled in a major legal challenge as it faces off against traditional publishers accusing it of copyright violation. जो publishers हैं वो कह रहे हैं कि copyright violation कर रहा है, हमारी book ले रहा है, उसको scan कर रहा है और free में online डाल दे रहा है, तो ये हमारी copyright violation है। The Free Digital Library is fighting the forced removal of around 500,000 books from its platform, which it argues functions like a library. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी copyright violation है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं Internet Archive a non-profit organization faces legal action on by publishers of copyright violation. ठीक है ना, कि इन्होंने कॉपीराइट वायलेशन करी। किसने? इंटरनेट आर्कीव ने, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने बताया ना, ये कॉपीज को, while a great number of books digitized and uploaded by Internet Archive were already in public domain, such as historical sources, old classics, etc., many traditional publishers have alleged that Internet Archive violated their copyrights and illegally made their books available to the public by scanning physical copies and distributing the digital files. तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? स्कैंड फिजिकल कॉपीज, जो कॉपीज बुक्स की एक्चुअल कॉपीज होती हैं, हार्ड कॉपी, उनको स्कैन किया, फिजिकल कॉपीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल फाइल्स। ये किसने किया है? इंटरनेट आर्काइव वालों ने किया है। तो इसीलिए हैचेड वर्सेस इंटरनेट आर्काइव का केस जो है वो चल रहा है, 2020 से चल रहा है। इन केस ट्रेडिशनल बुक पब्लिशर्स हैं जैसे हैचेट, हार्पर कॉलिंस, विली, ये बहुत पेंगुइन, ये बहुत पुराने हैं, sued internet on March district judge issued an order favor of publishers. Website include million public domain ebooks that user can download for free and read without restriction, noted the order. तो यहाँ पर इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज issued order in favor of publishers। ठीक है ना, कि पब्लिशर्स का बिल्कुल सही वो कह रहे हैं कि इनकी कॉपीराइट वायलेशन हुई है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? इन पर्टिकुलर ट्रेडिशनल पब्लिशर्स वर अगेंस्ट IA टेम्परेरी नेशनल इमरजेंसी लाइब्रेरी इनिशिएटिव दैट इट लॉन्च्ड इन। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली कौन से इनिशिएटिव के अगेंस्ट है? पब्लिशर्स वर अगेंस्ट IA's temporary initiative। तो टेम्परेरी इनिशिएटिव का नाम क्या था? NEL, दैट इज नेशनल इमरजेंसी लाइब्रेरी। Initiative launched during COVID-19 pandemic। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग से समझते क्या हुआ। इंटरनेट आर्कीव नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है? ऑनलाइन बुक्स पब्लिश करती है, मतलब स्कैन करती है बुक को जो उनके पास है और उसको फ्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, जैसे टेलीग्राम पे मिलती हैं किताबें। हैचेट वर्सेस इंटरनेट आर्कीव 2020 में केस हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है,
ऐसा नहीं अलाउ कर सकते। अब इनको मेन प्रॉब्लम किस चीज़ से थी, कोविड के ड्यूरिंग इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम था नेशनल इमरजेंसी लाइब्रेरी। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी लाइब्रेरी जो थी इसके अंदर ये क्या करते थे, पहले क्या करते थे ये लोग कि जो भी ई बुक्स होती थी, जो ये स्कैन करके बुक्स डालते ई बुक्स हुई तो उसका नंबर होता था कि एक ई बुक जो है 10 लोग अगर पढ़ रहे हैं तो 10 से ज़्यादा को हम नहीं देंगे, जब 10 वापस कर देंगे या कुछ वापस आ जाएंगी तब हम देंगे। मतलब जैसे एक फिजिकल लाइब्रेरी में चलता है कि 10 कॉपीज़ हैं, अगर वो 10 की 10 गई हुई है तो आप और कॉपी तो लेकर आ नहीं सकते, वैसे ही इन्होंने ई बुक्स पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि एक बुक जो है वो इतनी बारी इशू हो सकती है एक टाइम पर, उससे ज़्यादा नहीं, तो पब्लिशर्स को इशू नहीं था। बट ड्यूरिंग कोविड ये जो नंबर था ये हटा दिया गया। अब ये पढ़ते हैं, दिस वॉज टू अलाउ मोर यूजर्स टू असेस ई बुक्स इन कलेक्शन while physical libraries were locked down. During NEL, IA lifted the technical controls enforcing its 1:1 owned to loaned ratio and allowed up to 10,000 patterns to a time borrow। मतलब यही कि एक लिमिटेड नंबर बाय कर सकते थे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पूरी स्टोरी लिख देंगे, अर्लियर ई बुक्स could be issued by a limited number of students. This number was increased, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड। इसी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो पहले तो कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग हो रही थी, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब अनकंट्रोल डिजिटल लेंडिंग होने लगी तब प्रॉब्लम हुई। तो नेशनल आर्कीव का ये केस है। एज अ रिजल्ट ऑफ लॉसूट IA वॉज फोर्स टू रिमूव ओवर 500,000 बुक्स फ्रॉम इट्स डाटाबेस। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ केस IA was forced to remove over 500,000 books from its database। ठीक है ना, तो ये इनको करना पड़ा इस केस की वजह से। आगे चलेंगे, रेड फ्लैग्स रेज्ड ओवर रनवे सिल्वर इंपोर्ट्स फ्रॉम UAE थ्रू गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी क्या है, एक सिटी बना रहे हैं गुजरात के अंदर जो कि बहुत ही अलग सा सिटी है, जहाँ पर घर भी होंगे, इंडस्ट्री भी लगेगी, मतलब सब कुछ एक जगह पे होगा, ऐसा सा कुछ बना रहे हैं गिफ्ट सिटी में। और UAE के साथ हमारा ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, तो अब जो सिल्वर है वो UAE से आ रहा है, बट पहले ऐसे ही सिल्वर किसी और पोर्ट, मतलब गिफ्ट सिटी के थ्रू नहीं, किसी और पोर्ट से आ रहा था, तो कहा गया ये गलत है। तो अब वो कह रहे हैं गिफ्ट सिटी वाला सही कैसे। In a major disruption for bullion market, almost all of India's silver imports are now being handled by a few private players, bringing the white metal from Dubai। White metal silver को बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दुबई से आ रहा है ये गिफ्ट सिटी एक्सचेंज के थ्रू, which can cause significant revenue losses for the exchanger over time। A trade research body has sought a probe का मतलब होता है investigation into relationship between export and import firms to identify and address any potential conflicts of interest, while warning that this silver market trend could extend to gold and platinum। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दुबई से सिल्वर आ रहा है थ्रू गिफ्ट सिटी, ठीक है ना, गिफ्ट सिटी। अब यहाँ पर पहले भी दुबई से सिल्वर लेकर आया जा रहा था, बट गिफ्ट सिटी से नहीं, एनी अदर सिटी, एनी अदर पोर्ट से, मतलब कोई और जहाँ पर से लेकर आते हैं कस्टम्स वगैरह, तो वहाँ से आ रहा था, वहाँ पे रोक दिया गया कि ये गलत है। तो फिर यहाँ से कैसे आ रहा है, तो देखते हैं आगे का कैसे चलता है चीज़ें, तो फिर उसके बाद हम नोट करेंगे। अभी ये सारा मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, उसके बाद आगे चलते हैं। हिंडनबर्ग गेव अडानी रिपोर्ट टू क्लाइंट बिफोर पब्लिशिंग। अब ये हिंडनबर्ग सेबी जो है वो कह रहा है कि हिंडनबर्ग ने बोला कि जो अडानीज हैं वो गलत बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। इंटेंट सेबी कह रहा है कि हिंडनबर्ग जो है उसने अडानी के शेयर से प्रॉफिट गेन करना था, इसलिए उन्होंने ये किया। और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करी कि अडानी जो है वो गलत बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, उनके शेयर की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी वो शो कर रहे हैं, ये रिपोर्ट उन्होंने पहले अपने क्लाइंट को 2 महीने पहले भेज दी थी। द US शॉर्ट seller Hindenburg Research had shared an advance copy of its damning report against the Adani Group with New York-based hedge fund manager Mark Kingdon about 2 months before publishing, and profited from a deal to share spoils from share price movement, according to SEBI. The SEBI charged Hindenburg with making unfair profits from collusion to use non-public and misleading information and inducing panic selling। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पैनिक सेलिंग जो है वो कॉज करी और इससे इन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, किनको, हिंडनबर्ग वालों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेबी ऑन हिंडनबर्ग, तो यहाँ पे हिंडनबर्ग जो है
ये क्या है? सबसे पहले तो ये यूएस का शॉर्ट सेलर, यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, ठीक है ना। अब ये यूएस का हिंडनबर्ग रिसर्च है, ठीक है। शेयर्ड एन एडवांस कॉपी ऑफ रिपोर्ट अगेंस्ट अडानी ग्रुप with New York based hedge fund manager Mark Kingdon, ठीक है ना। इन्होंने about 2 months before causing profited from the deal causing पैनिक सेलिंग, लोगों ने सस्ते में भी बेच दिया और इनको ही उससे फायदा हुआ, ठीक है ना। अब सेबी ने बोला है, सेबी इज सेज दिस, सेबी सेज, तो सेबी ने बोला ये कि इन्होंने ये किया है, ठीक है। और इन्होंने कोटक महिंद्रा को भी बीच में इन्वॉल्व किया। सेबी का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो ये है। अब आगे चलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द राइट टू बेल ऑफ द अक्यूज्ड कैन नॉट बी हेल्ड एज पनिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ क्राइम। अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स भी दो टाइप की हैं, ठीक है ना। एक फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर है स्पीडी जस्टिस, कि मतलब जल्दी जल्दी से जो भी डिसीजन है वो आए, ठीक है ना। और फिर फ्रीडम भी है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो स्पीडी जस्टिस दिला नहीं पा रहे हैं, केस जो है चली जा रहा है, बट फ्रीडम को कैसे कर्टेल कर सकते हो? फिर आप फ्रीडम को कैसे बंद कर सकते हो? या तो आप ये भी दिलाओ तो आप ठीक है कह सकते हो कि हाँ जल्दी जल्दी काम हो रहा है, जल्दी जल्दी केस डिसाइड हो रहा है, केस आपसे इतने साल डिसाइड नहीं हो रहा और आप किसी को अंदर रख रहे हो, तो ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट held that right to bail of an accused cannot be withheld as a punishment irrespective of the nature of the crime, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि since courts not able to protect fundamental right of an accused to have speedy trial under Article 21, ठीक है ना। स्टेट, सिंस कोर्ट्स नहीं, यहाँ पे स्टेट्स आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कैन नॉट oppose plea for bail on the ground that the crime committed is serious, ठीक है ना। अब वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कोर्ट्स को नहीं कह रहे, वो स्टेट को कह रहे हैं कि देखो यार तुम स्पीडी ट्रायल नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है ना, तो तुम ये नहीं इम्पोज कर सकते कि अब हम बेल नहीं दे, बेल मत दो इनको क्योंकि सीरियस ऑफेंस किया इन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। उसके बाद रशिया क्लेम्स टू हैव कैप्चर्ड अनदर विलेज इन ईस्ट यूक्रेन
रशिया कह रही है कि हमने एक और विलेज लिबरेटेड. रशियन ट्रूप्स हैड लिबरेटेड द विलेज ऑफ चिगारी इन Donetsk, the defense head in Delhi. Russia on Sunday said its forces had captured another village in Ukraine's eastern. The latest modest gain for reference, Russian troops had liberated village of Chigari. ठीक है, तो Russian troops captured कौन सा विलेज? चिगारी, विलेज ऑफ यूक्रेन. चिंगारी से याद कर सकते हो, चिंगारी, और ये चिगारी. ठीक है, अब आगे चलेंगे. $5 billion इन्वेस्टमेंट प्लेज फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू गेन, पाकिस्तान expected to gain an investment of $5 billion over next 3 years from international and local firms for exploration and development of petroleum and gas reserves. ठीक है ना. तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान expected to gain an investment of $5 billion over next 3 years from international local firms for exploration and development of petroleum and gas reserves. ठीक है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी कंपनीज पेट्रोलियम और गैस रिजर्व्स को ढूंढने के लिए. जॉन लंडाउ, द ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हु वर्क क्लोजली विद डायरेक्टर जेम्स कैमरन ऑन द 3 biggest prospectors of all time, has died. He was 16. No cause of death was given. His partnership in Cameron led to 3 Oscar. ठीक है, ऑस्कर विनिंग जॉन लंडाउ, ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर, ठीक है ना, फॉर टाइटैनिक एंड 2 अवतार फिल्म्स. ठीक है, आगे चलेंगे. अर्डोगन में इनवाइट असाद. अब यहाँ पे तुर्की और सीरिया जो हैं वो बात कर सकते हैं अपने रिलेशंस नॉर्मल करने के लिए. तो अगर करेंगे नॉर्मल तो फिर हम लिख लेंगे यूक्रेन्स माहूचिक सेट्स रिकॉर्ड न्यू वर्ल्ड वुमेन्स हाई जंप रिकॉर्ड. यहाँ पे लिखेंगे यारो सलावा माहूचिक. ठीक है ना. अब इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स हाई जंप एट डायमंड लीग इन पेरिस. ठीक है, शी इज फ्रॉम यूक्रेन. The world champion cleared 2.10 meters. Champion cleared 2.10 meters, beating 1 centimeter the previous record set by Bulgaria's Stefka कोस्टांडिनोवा इन रोम. इतना पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया है 1987. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. हैमिल्टन एंड्स 945 डे वेट. सो हैमिल्टन जो है उन्होंने क्या, लुइस हैमिल्टन वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है जी. सो गाइस, अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो. कंपाइलेशंस एंड ऑल MCQs एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा. अटेंडेंस मार्क कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, सेशन को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर
या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, एंड अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना हमारे बारे में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन।